हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां इमरान खान के पाकिस्तान के 3 टुकड़े वाले बयान पर भड़के पाकिस्तानी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को भी घसीटा। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको कैसे इमरान खान के बयान पर भड़के पाकिस्तानी नेता पीएम मोदी का भी नाम बीच में घसीटा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर इमरान के बयान से मोदी जी का क्या है कनेक्शन दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ पर यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की ने बताया है 2 लाख बच्चों को जबरन रशिया लेकर चला गया है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां चाइना ने अमेरिका को दी है बड़ी धमकी, कहा ताइवान से संबंध तोड़ो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जी हां दोस्तों, बताएंगे अब चाइना ने अमेरिका को दी है धमकी। और इसी बीच बताएंगे दोस्तों जहां आखिर क्यों तुर्की ने लौटा दिया भारत का गेहूं और कश्मीर पर भी दिए विवादित बोल। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहती है ये रिपोर्ट। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर ज्ञानवापी मामले पर दोस्तों अब मोहन भागवत ने दिया अपना बयान, बताया कैसे निकलेगा ज्ञानवापी मसले का हल। और साथ ही आपको बताएंगे जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का बड़ा ऐलान, जामा मस्जिद में करेंगे पूजा। और साथ में आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है दोस्तों तो देना होगा दुगनी पेनल्टी। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। और साथ ही कई बड़ी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं दोस्तों। घर से निकलने से पहले जरूर चेक कर लें लिस्ट, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं दोस्तों। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां इमरान खान के पाकिस्तान के 3 टुकड़े वाले बयान पर भड़के पाकिस्तानी नेता पीएम मोदी का भी नाम घसीटा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि इमरान खान को सत्ता इतनी प्यारी है कि उससे दूर रहकर वे छटपटा रहे हैं। इसकी बानगी उनके बयान और उनके क्रियाकलापों में दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी कड़ी में उन्होंने पाकिस्तान और वहां की सरकार को लेकर ऐसा बयान दे दिया है, उनके देश में हड़कंप मच गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई बड़े नेताओं ने इमरान खान पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने तो इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी घसीट लिया है। जी हां दोस्तों, दरअसल इमरान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि शहबाज शरीफ सरकार के चलते पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद वे नेताओं के निशाने पर आ गए दोस्तों। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने एक ट्वीट में कहा कि मैं फिलहाल तुर्की में समझौते कर रहा हूं। इमरान देश को खुलेआम धमकी दे रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए कि इमरान नियाजी प्रधानमंत्री पद के काबिल नहीं थे। उनका ताजा इंटरव्यू उसकी मिसाल है। अपनी राजनीति करो लेकिन सीमा पार मत करो, पाकिस्तान के टुकड़े होने की बात मत करो। जी हां दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान की भाषा किसी पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की भाषा लग रही है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तोड़ने की बात नहीं कह सकता। जरदारी ने इमरान खान को नसीहत देते हुए कहा है कि सत्ता ही सब कुछ नहीं है, बहादुर बनो और खुद के पैरों पर खड़े होकर राजनीति करो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ने की इच्छा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम और हमारे वंशज जिंदा हैं। कयामत के दिन तक पाकिस्तान का वजूद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बयान इमरान खान का था, जवाब पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली दे रहे थे दोस्तों। और उन्होंने बेफुजल प्रधानमंत्री मोदी जी को बीच में लेकर आ गए दोस्तों, जबकि मोदी जी का इस बयान से कोई कनेक्शन भी नहीं था। यानी कि दोस्तों इससे एक बात तो साफ होती है कि भारत के बिना, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना पाकिस्तान की रोटी नहीं चलती। जी हाँ दोस्तों, उनका आटा नहीं गलता। यही स्थिति अब पाकिस्तान की नजर आ रही है दोस्तों। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस प्रकार से बेफुजल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम घसीटा गया है दोस्तों पाकिस्तानी नेताओं के द्वारा, ऐसे में करारा जवाब आप क्या देना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से पाकिस्तानी नेता जरदारी को बताइएगा जरूर दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की ने अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि 2 लाख बच्चों को जबरन रूस ले गए रूसी सैनिक। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि 2 लाख से अधिक यूक्रेन के बच्चों को रशिया सैनिकों द्वारा जबरन रूस लेकर जाया गया है। इनमें अनाथालय से ले जाए गए हैं, माता पिता के साथ ले
ले जाए गए हैं और अपने परिवारों से अलग हो गए बच्चे भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि इस आपराधिक नीति का मकसद लोगों की चोरी करना भर नहीं है, बल्कि ले जाए गए लोगों की यूक्रेन की यादों को मिटाना है और उन्हें लौटने के काबिल नहीं छोड़ना है। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन दोषियों को दंडित करेगा, लेकिन पहले वो रूस को युद्ध के मैदान में दिखाई देगा कि यूक्रेन को जीता नहीं जा सकता। हमारे लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और हमारे बच्चे आक्रमणकारियों की संपत्ति नहीं बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, जेलेंस्की ने कहा है कि रूस से कब्जे वाले इलाकों में युद्ध में अब तक 243 बच्चे मारे गए हैं, 446 घायल हुए हैं और 139 बच्चे लापता हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां चाइना ने अमेरिका को दी है बड़ी धमकी। कहा ताइवान से संबंध तोड़ो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जी हाँ दोस्तों, ताइवान मुद्दे पर चीन और अमेरिका में एक बार फिर से ठन गई है। दोस्तों, चाइना ने ताइवान और अमेरिका के बीच एक नए व्यापार पहल का कड़ा विरोध कर दिया है। दोस्तों, चाइना ने कहा है कि इससे अलगाववादियों में गलत संदेश जाएगा। इसके साथ ही चीनी वाणिज्य और विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि ये समझौता होता है उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और ताइवान ने 1 जून को 21वीं सदी के व्यापार पर अमेरिका ताइवान पहल की घोषणा की है। हालांकि जो बाइडेन प्रशासन ने ताइपे को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि आईपेफ से बाहर रखा है। भारत भी आईपेफ का हिस्सा है। इससे बीजिंग के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा कि अमेरिका को ताइवान के अलगाववादियों को गलत संदेश भेजने से बचने के लिए ताइवान के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को समझदारी से संभालना चाहिए। चीन हमेशा किसी देश और ताइवान क्षेत्र के बीच किसी भी प्रकार के व्यापारिक पहल का विरोध करता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मई में भारत में सामान का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़कर 37 अरब डॉलर के पार। बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, मई के महीने में भारत से व्यापारिक माल का निर्यात यानी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, उद्योग मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मई के महीने में माल निर्यात 15.46% की बढ़त के साथ 37.3 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है, जो कि एक महीने का रिकॉर्ड स्तर है। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत ने इतने ज्यादा बढ़ोतरी के साथ दोस्तों व्यापार किया है दूसरे देशों के साथ, यानी अपना सामान दूसरे देशों में बेचा है दोस्तों, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ऐसे में अपना भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां आखिर क्यों तुर्की ने लौटा दिया भारत का गेहूं, साथ में कश्मीर पर भी थे विवादित बोल। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ दुनिया भर के देश भारतीय गेहूं के लिए मोदी सरकार से निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तुर्की ने बेतुके बयान के बाद भारतीय गेहूं को खराब बताकर वापस कर दिया। 56,877 टन भारतीय गेहूं से लदे जहाजों को 29 मई से तुर्की से वापस गुजरात के बंदरगाहों की तरफ लाया जा रहा है। दोस्तों, तुर्की ने कहा कि भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस मिला है, इसलिए वे इसे वापस भेज रहे हैं। तुर्की का ये कदम आश्चर्य भरा नहीं है दोस्तों, इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कश्मीर पर जहर भी उगला था। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने फाइटोसैनिटरी चिंताओं के आधार पर भारतीय गेहूं की खेप को खारिज कर दिया और वापस भारत को भेज दिया। इन जहाजों को तुर्की से गुजरात के कंडाला बंदरगाह पर वापस लाया जा रहा है। S&P ग्लोबल कम्युनिटी इनसाइट्स के एक अपडेट के अनुसार इस कदम ने भारतीय व्यापारियों में काफी चिंता पैदा कर दी है। दोस्तों, तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि भारत से गेहूं की खेप का रूबेला वायरस का पता चला है और इसलिए तुर्की के कृषि और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इसे प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं दी गई है। दोस्तों, अब तक भारत के वाणिज्य और कृषि मंत्रालय ने स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि भारतीय रूबेला पौधे की बीमारी है जो किसी भी आयातक देश के लिए गंभीर चिंता का कारण हो सकती है। हालांकि भारतीय गेहूं के मामले में ये एक दुर्लभ उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सब में बड़ी बात दोस्तों ये है कि एर्दोगन ने कश्मीर पर भी विवादित बयान दिया है। दोस्तों, एर्दोगन ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ एक संयुक्त सम्मेलन में पाकिस्तान की तरफदारी की है। दोस्तों, कहा कि वो कश्मीर पर आए प्रस्तावों का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि इस दशकों पुराने विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक हो। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि साल 2023 से पाकिस्तान और तुर्की मिलकर युद्ध पोत बनाएंगे, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं तुर्की का प्लान पाकिस्तान के साथ जाना है दोस्तों। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान और तुर्की
मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे दोस्तों। ऐसे में अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो या किसी भी मुद्दे पर, तो पाकिस्तान के साथ व्यापार कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, और अब आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग दोस्तों। आखिर क्यों लगता है आपको, क्यों भारत का गेहूं भारत को लौटाया गया है तुर्की के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर तुर्की का नाम बदल दिया गया है। अब ये होगी नई पहचान, संयुक्त राष्ट्र ने दी है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की गणराज्य का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में अब तुर्की का नाम तुर्की ये कर दिया गया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि तुर्की के विदेश मंत्री मेवतुल कावुसोग्लू ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिखा, जिसमें तुर्की का नाम तुर्की ये करने का अनुरोध किया गया है। यानी चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इमरान खान को बहुत बड़ी राहत, 25 जून को गिरफ्तारी से पहले मिली जमानत। जी हाँ दोस्तों, पेशावर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 15 दिनों के लिए अग्रिम जमानत दे दी है। खान के खिलाफ 25 मई को पार्टी के आजादी मार्च के दौरान विभिन्न थानों में 14 मामले दर्ज किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने अचानक अपना मार्च रद्द कर दिया था। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजधानी इस्लामाबाद में कई स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ की थी, जिसके चलते खान और पार्टी के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। इसी बीच आपको बता दें दोस्तों, जहां पर इमरान खान ने दी है बड़ी धमकी, कहा चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति होगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को आगाह किया और चेतावनी दे डाली है कि अगर नए सिरे से चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समाचार पत्र डॉन की अखबार के अनुसार पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख खान ने बोल न्यूज को बुधवार को दिए गए एक साक्षात्कार में ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां श्रीलंका को भारत देगा खाद ताकि फसल ना हो बर्बाद, कैसे जलती लंका की रक्षा को आया आगे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने भोजन की कमी से बचने के लिए श्रीलंका को उर्वरक आपूर्ति का भरोसा दिया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के ऑफिस ने बताया है कि भारत ने श्रीलंका को उर्वरक आपूर्ति का आश्वासन दिया है ताकि कर्ज में डूबे देश को फसल के नुकसान और सबसे खराब आर्थिक संकट से होने वाली गंभीर खाद्य कमी को दूर करने में मदद मिल सके। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति राजपक्षे ने अगले फसल कटाई के मौसम की आवश्यकताओं पर सिंचाई अधिकारियों के एक समूह से बात करते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अगली खेती के मौसम के लिए उर्वरक आपूर्ति का आश्वासन दिया था। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर टारगेट किलिंग को लेकर बड़ी खबर, कुलगाम में बैंक मैनेजर को आतंकियों ने उतारा मौत के घाट, परिवार की तरफ एसबीआई ने बढ़ाया मदद का हाथ। लेकिन दोस्तों, मामला यही खत्म नहीं होता है। बैंक मैनेजर को मारने के बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर है, जहां पर बड़गाम में प्रवासी मजदूरों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें एक की हो गई मौत। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर की जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी। घाटी में 1 मई से तीसरी बार किसी गैर मुस्लिम सरकारी कर्मचारी की हत्या की गई है दोस्तों। अब उनके परिवार की मदद के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने हाथ बढ़ाया है। एसबीआई ने रिलीज जारी कर बताया है कि वो विजय कुमार के परिवार को आर्थिक सहायता के अलावा अन्य तरह से भी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बात मदद की नहीं है दोस्तों, बात है कि कैसे आतंकियों के इतने मंसूबे बढ़ गए हैं दोस्तों कि वो दिन दहाड़े और रात किसी में भी गोली मार देते हैं दोस्तों। और इसी बीच आम लोगों पर भी आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। कल बड़गाम में ईंट के भट्टे में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों पर हमला धड़ाधड़ किया गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गया दोस्तों। घायल मजदूर का इलाज श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जहां पर जम्मू और कश्मीर में 1990 जैसा मंजर होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों ने किया आज से पलायन का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं दोस्तों। इन घटनाओं ने वहां रह रहे हिंदुओं को डरा दिया है। गुरुवार का आतंकियों ने जिस प्रकार से आतंक मचाया है दोस्तों, और आज से नहीं पूरे मई से लगातार आतंक मचा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अब कश्मीरी पंडितों ने घाटी से सामूहिक पलायन करने का ऐलान किया है। आज यानी 3 जून कश्मीरी पंडित घाटियों में से एक साथ पलायन करेंगे। ऐसे में धड़ाधड़ हत्याओं के बाद दोस्तों कश्मीरी पंडितों ने आपात बैठक बुलाई थी और इस बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। ऐसे में दोस्तों इन कश्मीरी पंडितों की मांग आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि किसी का जान जाता है दोस्तों तो हर कोई अपना जान नहीं गंवाना चाहता।
ऐसे में भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रशिया के खिलाफ अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा गेम प्लान, यूक्रेन को बेचेगा हेल फायर मिसाइल बरसाने वाला ईगल ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी और इसी बीच अमेरिका यूक्रेन को खतरनाक MQ-1C ग्रेल ईगल ड्रोन बेचने की योजना बना रहा है। रशिया के खिलाफ युद्ध में ये हेल फायर मिसाइलों से लैस हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जनरल एटॉमिक्स ने इस ड्रोन को बनाया है और कांग्रेस इसकी बिक्री को रोक सकता है। अंतिम मिनट में सारा खेल पलट सकता है, जिसे लेकर पेंटागन कई हफ्तों से इसकी समीक्षा कर रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत दौरे पर आए इजराइल के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अहम मुद्दों पर हुई द्विपक्षीय वार्ता। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन गेंट्स का नई दिल्ली में वेलकम किया। रक्षा मंत्रालय के संचार कार्यालय ने बताया है कि दोनों मंत्रियों ने कूटनीतिक, वैश्विक चुनौतियों, सैन्य सहयोग और रक्षा औद्योगिक सहयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श किया। जी हां दोस्तों, इजरायली रक्षा मंत्री गेंट्स ने कहा कि भारत और इजरायल एक समान चुनौतियां साझा करते हैं। इनमें सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ मिलकर हम अपनी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं और दोनों देशों के सुरक्षा व आर्थिक हित सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि दोनों देशों ने एक विजन स्टेटमेंट अपनाया है जो भविष्य में रक्षा सहयोग के लिए राह तैयार करेगा और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। दोनों देशों में द्विपक्षीय कूटनीति और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर बड़ी सहमति होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया इजरायली रक्षा मंत्री गेंट्स कहना मत भूलिएगा आप लोग। दोस्तों चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत की उच्च स्तरीय टीम पहुंची काबुल। तालिबान सरकार बनने के बाद पहला अफगानी दौरा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय टीम अफगानिस्तान के दौरे पर है। पिछले साल अगस्त में तालिबान द्वारा सत्ता पर काबिज होने के बाद भारत की पहली टीम काबुल पहुंची है। ये दल युद्धग्रस्त देश में भारत द्वारा भेजी जा रही मानवीय सहायता की आपूर्ति की समीक्षा करेगा। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव JP सिंह इस टीम का नेतृत्व करेंगे। सिंह मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से संबंधित मामलों के प्रभारी हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार वे काबुल में तालिबान के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और अफगानी लोगों की मदद के लिए भारत द्वारा भेजी जा रही मानवीय सहायता को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कैसे निकलेगा ज्ञानवापी मसले का हल, इतिहास नहीं बदल सकते। जी हां, RSS चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है। हम अपने प्रयासों को और मजबूत करेंगे ताकि देश को और ताकतवर बना सकें। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, क्या हम विश्व विजेता बनना चाहते हैं? नहीं, हमारी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। हमें किसी को जीतना नहीं है, हमें सबको जोड़ना है। संघ भी सबको जोड़ने का काम करता है, जीतने के लिए नहीं। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा, अभी ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। हम इतिहास नहीं बदल सकते। इसे ना तो आज के हिंदू और ना ही आज के मुसलमानों ने इसे पैदा किया है। वो एक दौर था, इस्लाम आक्रमणकारियों के साथ बाहर से आया। हमलों में भारत की आजादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए देवस्थानों को ध्वस्त कर दिया गया। भागवत ने कहा, मुद्दे उन जगहों को लेकर उठाए गए जहां हिंदुओं की ज्यादा आस्था है। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचते। आज के मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे। ये उन्हें हमेशा के लिए स्वतंत्रता से अलग रखने और मनोबल को दबाने के लिए किया गया था। इसलिए हिंदुओं को लगता है कि उनके यानी धार्मिक स्थलों को बहाल किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का बड़ा ऐलान। कहा, जामा मस्जिद में करेंगे पूजा। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की आंच अब देश के अन्य राज्यों में भी पहुंच रही है। दोस्तों, कर्नाटक के मांड्या जिले के हिंदू कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि वो श्रीरंगपटना की जामा मस्जिद में मौजूद जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करेंगे। हिंदू संगठन के ऐलान के साथ ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हिंदू संगठनों ने भी ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक वो राज्य सरकार की तरफ से आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उनके मुताबिक राज्य सरकार इस बारे में आदेश देगी कि श्रीरंगपटना स्थित ऐतिहासिक मस्जिद में हिंदू कार्यकर्ता घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कैसे संभालना है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सिख फॉर जस्टिस ने फिर एक बार हरियाणा सरकार को बड़ी धमकी दी है। दोस्तों, कहा, इस तारीख को ट्रेन चलाई तो किसी भी हादसे की जिम्मेदार हरियाणा सरकार ही होगी। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के
के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज को धमकी दी है। जीआरपी को फोन कर धमकी में पन्नू ने कहा है कि 3 जून को हरियाणा में कोई भी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी, वरना किसी भी हादसे की जिम्मेदार हरियाणा की सरकार होगी। सिख फॉर जस्टिस की इस धमकी को देखते हुए पूरे हरियाणा के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है दोस्तों, और हाई अलर्ट रखा गया है। खास तौर पर हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर हरियाणा कांग्रेस में क्या पड़ गई है फूट, पार्टी ने विधायकों को भेजा है छत्तीसगढ़। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका के मद्देनजर राज्य के अपने करीब 28 विधायकों को रायपुर भेज दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये सभी विधायक दिल्ली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर एकत्र हुए और फिर वे विमान से रायपुर रवाना हो गए। जी हां दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस के कुल 31 विधायक है, जिनमें किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। बिश्नोई और किरण चौधरी के इन दिनों नाराज होने की खबरें हैं दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां बिहार में जातीय जनगणना पर कैबिनेट की मुहर, 8 महीनों में पूरी होगी गिनती, 500 करोड़ का प्रावधान। जी हां दोस्तों, बिहार अपने खर्च पर राज्य में जाति आधारित जनगणना कराएगा और इस कार्य पर 500 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है, जिसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। वर्ष 2023 के फरवरी महीने तक गणना पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में जाति आधारित जनगणना कराने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। ऐसे में क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, आपकी क्या राय होगी? आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा आप लोग। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका। पंजाब में 424 लोगों की वीआईपी सुरक्षा फिर होगी बहाल। जी हां, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने के 5 दिन बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के वीवीआईपी हटाने पर कड़ी फटकार लगाई है। 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। इसके बाद बैकफुट पर आई मान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि सभी की सुरक्षा अस्थायी तौर पर वापस ली गई थी। अब 7 जून तक सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर 45 करोड़ लोगों के लिए जरूरी खबर। एसबीआई ने कहा गांठ बांध लो ये बात, वरना पछताना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है दोस्तों। डिजिटल के इस दौर में अब हम स्मार्टफोन पर बस कुछ ही क्लिक में अपने तमाम काम को निपटा लेते हैं। पैसों के लेन देन से लेकर खरीदारी तक अब हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, मगर हमारी इन आदतों का फायदा उठाकर साइबर फ्रॉड करने वाले हमें लगातार ठगने की फिराक में है। डिजिटल के इस दौर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं दोस्तों। जालसाज कई तरह के लुभावने ऑफर देकर लोगों को अपने जाल में फंसाने की फिराक में रहते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को सतर्क किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट करके अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि वो किसी भी हाल में अपना ओटीपी नंबर किसी के साथ शेयर ना करे। एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा है कि किसी भी चीज को शेयर करना ही देखभाल है, मगर जब बात ओटीपी की आती है तो इसे कभी भी और किसी के साथ भी शेयर ना करें। देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 45 करोड़ से अधिक ग्राहक मौजूद हैं। आप दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल ट्वीट देख पा रहे होंगे। ऐसे में आपका बैंक अकाउंट दोस्तों एसबीआई में है, लेकिन क्या पता आपके रिश्तेदारों का भी एसबीआई में हो। ऐसे में उनको ये जानकारी जरूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर 30 जून 2022 से पहले जरूर कर लें पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक, वरना देना होगा दुगनी पेनल्टी। कैसे बता दें, अगर आपने भी दोस्तों आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो हर हाल में 30 जून 2022 से पहले ये काम जरूर कर लें, क्योंकि 30 जून के बाद से आपको दुगनी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर के आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपए पेनल्टी भरना होता है, लेकिन 30 जून 2022 तक लिंक नहीं करने पर 1 जुलाई से 1000 रुपए पेनल्टी देना होगा। जी हां दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर भारतीय रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर, कई बड़ी ट्रेनें कैंसिल। घर से निकलने से पहले ये लिस्ट जरूर चेक कर लें। जी हां दोस्तों, जो हमने स्क्रीन पर दे रखा है। जी हां दोस्तों, दरअसल उत्तर रेलवे ने कई जगह रेलवे ट्रैक पर मरम्मत के काम के चलते अगले कुछ दिनों के लिए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई का रूट डाइवर्ट कर दिया। इसमें कई लंबी दूरी की और कुछ लोकल ईएमयू ट्रेनें हैं। कई स्थानों पर ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कई ट्रेन अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से आंशिक रूप से रद्द। मार्ग परिवर्तन समय
में बदलाव, ट्रेनों को मार्ग में रोककर चलाने जैसे फैसले लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी ट्रेनें जो रद्द कर दी गई हैं, कौन सी है जो आंशिक रूप से रद्द की गई हैं, साथ में किनका रूट डाइवर्ट किया, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी ये खबर, इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।